दोस्तों, हीरो होंडा एक ज़माने में यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता था, क्योंकि हीरो होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाते थे। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुए? जब ये दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हुए थे, तब ज़्यादातर लोग ने ये कहा था कि हीरो मोटर होंडा के बिना मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और फिर कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंप दिया, हीरो को धोखा दे दिया। आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, असल में पहले हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव बृजमोहन लाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पे विदेशों में बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1956 आने तक ये कंपनी केवल इंडिया तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी थी। उसी समय साइकिल के मालिक बृजमोहन लाल ने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई भी बहुत कम है। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो यहाँ लोगों के पास स्कूटर के अलावा और कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। लोगों को मोटरसाइकिल का ऑप्शन देने के लिए और इसी गैप को फिल करने के लिए और इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, हीरो तो महज एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, इसीलिए उनके पास मोटरसाइकिल बनाने के लिए कोई भी इंजन टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लेने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त भारत में लिबरेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडिया कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि वो अगर चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के जरिए दुनिया के सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी जापानी कंपनी होंडा के पास प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। इसीलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये डील भी साइन की थी कि जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी किसी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन सारी शर्तों से सर्टिफाइड थे। इसके बाद ही ये डील फाइनल हो गई थी और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो होंडा अपना पहला प्लांट हरियाणा में बनाया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। और 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च की, तब फिर हीरो होंडा कंपनी बहुत तेज़ी से पॉपुलर होने लगी, क्योंकि एक तो इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो हर किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही एक्टिव तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिलेट सेटेड फॉरगेट, यानी टंकी में पेट्रोल भरवा कर भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बार स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था और इसी के साथ कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी थी। दोस्तों, लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आया, जिसकी वजह से जितनी भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगे थे और हीरो होंडा को अपनी बाइक ज़्यादा लोगों के लिए कॉस्ट और इफेक्टिव बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी। लेकिन असल में एक प्रॉब्लम यह भी थी कि उस वक्त इंडियन मोटर मार्केट में कई और भी कंपनी आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारी ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले कस्टमर पर ही फोकस किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हीरो होंडा कंपनी इंडिया के मिडिल क्लास के लिए बाइक बनाते थे, जो कि सस्ती और कॉस्ट इफेक्टिव बाइक हुआ करती थी। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा बिकती थी। पर यह सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलर हुआ, तो फिर हालात थोड़ा सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगा। अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस ज़माने में ये नंबर बहुत बड़ा हुआ करता था और ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल रही।
दोस्तों अब यहाँ तक तो चीज़ें ऊपर से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से कंपनी के कुछ चीज़ें बहुत पहले से खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मेजरमेंट में शुरू से ही कई तरह के प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका, रूस जैसे डेवलप कंट्रीज़ में सेल कर रहा था, लेकिन होंडा ने हीरो होंडा की तरफ से अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं दी थी। यानी कि एक तरफ हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उस समय दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से हीरो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे। इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को सेल करना अलाउ था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी तो उसे नहीं मिल पा रहे थे। अब एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो को एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपना बिजनेस करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंड है। इसी की वजह से हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसका एक बड़ा हिस्सा इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच दरार और भी ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि उन्होंने शुरुआत में तय किया था कि एक दूसरे के मुकाबले वे कभी भी बाइक नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ जाकर होंडा ने साल 1999 में कंपनी कोटा मोटर साइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसका एक्सटेंडमेंट में ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिनमें पहले से हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में ले आकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए थे और उसके कुछ साल बाद ही होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर एक्सटेंडमेंट में उतर गया। अब अगर देखा जाए तो ये पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की कमाई हीरो होंडा से तो हो ही रही थी, वहीं दूसरी ओर वो अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। अब सारी मुसीबत हीरो के लिए ही थी। इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और 2010 में जाकर दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हीरो होंडा में दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर को हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिज मोहन लाल ने करीब $1.2 अरब में इसे खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। दोस्तों, जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तो ज़्यादातर लोग ये कहा था कि हीरो मोटर होंडा के बिना मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार किया जाता है। दोस्तों, यह है हीरो और होंडा की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोग को आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।